इस पिता ने अपनी बेटी को एक दुकान को लूटने में साथ ले जाने की हिम्मत की। उस आदमी ने अपनी बेटी को कार में ही रहने के लिए कहा और खुद बंदूक लेकर दुकान में चला गया। उसने कैशियर को सारे पैसे सौंपने की धमकी दी, लेकिन ठीक उसी समय उसकी बेटी ने अचानक देखा कि एक और कार उनके पीछे आकर रुकी है। कार में बैठे व्यक्ति को एहसास हो गया कि स्थिति ठीक नहीं है। तुरंत बंदूक लेने के लिए मुड़ा। सौभाग्य से एक छोटी सी अड़चन के बावजूद दोनों पैसे लेने और भागने में कामयाब रहे। लेकिन इस पिता को अपनी बेटी को साथ लाने की क्या जरूरत पड़ी? कहानी की शुरुआत में एक दिन छोटी पोली हमेशा की तरह कक्षा के बाद स्कूल के गेट पर अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। हालांकि अक्सर उसकी माँ देर से आती थी, लेकिन आज बहुत देर हो चुकी थी। पोली बहुत परेशान नजर आ रही थी। पोली अपने दोस्तों को उनके माता पिता द्वारा ले जाते हुए देख रही थी। उसके दिल में एक लालसा बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद स्कूल के गेट पर सिर्फ पोली ही बची थी। उसकी शिक्षिका जो घर जा रही थी, उसने पूछा कि क्या उसे अपनी माँ को फोन करना है, लेकिन पोली अपनी शिक्षिका को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए पोली ने तुरंत मना कर दिया। कुछ समय बाद एक अजीब सी कार स्कूल के गेट के पास आई। एक गंजे आदमी ने उसे कार में बैठने के लिए कहता है। पोली ने ध्यान से देखा और उसे एहसास हुआ कि यह उसके पिता नैट है, जो काफी समय से जेल में थे। उसे अपने पिता को जेल से बाहर आने की उम्मीद नहीं की थी। नैट के व्यवहार, उसके पहनावे और बातचीत को देखकर यह साफ था कि जेल जाने से पहले वह एक गैंगस्टर था। पोली को नहीं पता था कि उसके सामने कैसे पेश आना है, लेकिन इससे पहले कि वे अपनी माँ का इंतजार कर पाती, नैट ने कार का दरवाजा खोल दिया था। उसके हाव भाव से साफ जाहिर था कि वह पोली को तुरंत कार में ले जाना चाहता था। पोली के पास सीट पर बैठने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन एक पल बाद पोली ने टूटी हुई खिड़की देखी। वे समझ गई थी कि यह कार निश्चित रूप से अवैध थी। नैट जानता था कि वह गलत था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे पोली को कैसे समझाए, लेकिन पोली को अब भी लग रहा था कि नैट ने उसकी माँ के साथ कुछ किया है। उसी समय एक पुलिस की गाड़ी वहां से गुजरी और पोली तुरंत बाहर निकलकर मदद मांगना चाहती थी। यह देखकर नैट ने जल्दी से कार के दरवाजे बंद कर दिए, अपनी बेटी को पकड़ लिया और उसे एक बार फिर आश्वस्त किया कि उसने कुछ नहीं किया है। पोली के पास इस बार अपने पिता की बात मानने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। काफी देर गाड़ी चलाने के बाद नैट ने कार को रोक दिया। वहां नैट ने एक बच्चे का सूटकेस निकाला। पोली चौंक गई क्योंकि वे सूटकेस पोली का था। यह स्पष्ट था कि नैट उसके घर गया था। नैट ने इनकार नहीं किया, बस इतना कहा कि उन्हें यहाँ से पैदल चलकर एक होटल ढूंढना होगा। पोली को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कार क्यों छोड़नी पड़ी। नैट ने बताया कि पास में ही एक हवाई अड्डा और एक अंतर्राज्यीय राजमार्ग है, जिससे उन्हें ट्रैक किए जाने से बचने में मदद मिलेगी। इसके बाद नैट और पोली एक होटल में ठहर गए। पोली ने पेट भरने के लिए कुछ खाया, जबकि नैट हर जगह मदद के लिए फोन कर रहा था, लेकिन उसका कोई भी दोस्त नैट की मदद करने को तैयार नहीं था। कई गतिविधियों के बाद लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। नैट ने आह भरी। ये अजीब है कि जब दोस्तों की जरूरत होती है तो वे सब गायब हो जाते हैं। पोली इतनी छोटी थी कि उसे अपने पिता को दिलासा देना नहीं आता था, इसलिए वह उनके साथ सिर्फ चिप्स ही खा रही थी। इस स्थिति में यह तय था कि नैट किसी से छिप रहा था। पहचान से बचने के लिए उसने कैंची से पोली के बाल काट दिए और फिर उन्हें सुनहरे रंग में रंग दिया। एक शांत बच्ची से पोली अचानक एक ऐसी लड़की में बदल गई जो बहुत सुंदर लग रही थी। पोली को उसका नया हेयर स्टाइल बहुत पसंद आया। उसके बाद नैट ने उसे बेसबॉल बैट का उपयोग करना सिखाना शुरू कर दिया और अपनी बेटी को चेतावनी दी कि अगर उसे कोई खतरा नजर आए तो वह बिस्तर के नीचे बिल्कुल न छिपे, क्योंकि दुश्मन बेवकूफ नहीं है, वो बिस्तर के नीचे भी देख सकते हैं। इसके बजाय दुश्मन की गर्दन के पीछे मार के फिर तुरंत वहां से भाग जाए। नैट ने अपनी बेटी को गंभीरता से याद दिलाया कि उन लोगों से सावधान रहे जिनके शरीर पर ब्लू रंग का टैटू हो, क्योंकि यदि आप ब्लू रंग के टैटू वाले आदमी को देखते हैं तो इसका मतलब है कि वो आपको नुकसान जरूर पहुंचाएगा। जब नैट जेल में था तो उसने गलती से ब्लू टैटू वाले लोगों को नाराज कर दिया था। अगर वे आपको नुकसान पहुंचाते हैं तो उनका सिर फोड़ना कोई अपराध नहीं है। उसके बाद नैट अपनी बेटी को बैट घुमाने का अभ्यास कराने लग गया। नैट चाहता था कि पोली इन चालों में निपुण हो जाए ताकि जरूरत पड़ने पर वह अपनी रक्षा खुद कर सके। रात गहराती जा रही थी। नैट तो सो गया, लेकिन पोली नहीं सोई। उसे अचानक टेलीविजन स्क्रीन पर एक आपातकालीन समाचार बुलेटिन दिखाई दिया। समाचार में बताया गया कि पोली की मां और चाचे की हत्या कर दी गई है और मुख्य संदिग्ध कोई और नहीं बल्कि नैट ही था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि नैट आर्यनियन गिरोह से जुड़ा हुआ है। अंततः पोली की तस्वीर
और उसके बारे में जानकारी भी प्रसारित की गई। जॉन नाम के पुलिस अधिकारी ने रिपोर्ट में बताया कि छोटी सी बच्ची पोली का नेट ने किडनैप कर लिया है। जॉन ने सभी से आग्रह किया कि उस छोटी बच्ची को ढूंढने में मदद करे। अपने पिता को गहरी नींद में होने का फायदा उठाते हुए पोली चुपचाप कमरे से बाहर निकली और पुलिस को फोन करने के लिए रिसेप्शन डेस्क पर चली गई। जिस व्यक्ति ने फोन उठाया वह पुलिस अधिकारी जॉन ही था। उसने तुरंत पूछा कि उसके पिता नैट कहां पर हैं और क्या वह सुरक्षित हैं। उसने पोली से उनका सही पता बताने के लिए कहा। हालांकि पोली डरी हुई थी, फिर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पिता ने उसकी मां को नुकसान पहुंचाया है। वह हकलाते हुए बोली, मुझे डर है कि बुरे लोग मेरे पिताजी को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन जॉन ने उसे बड़ी चालाकी से उस होटल का नाम पूछ लिया। नैट अचानक जाग गया और उसने पोली को कमरे में नहीं पाया। जब वह वापस लौटी तो नैट ने पूछा कि वह किधर जाके आई है। पोली सिसक पड़ी। आपने मुझसे झूठ बोला पिताजी, मां इस दुनिया से चली गई हैं। नैट जानता था कि वह इसे अब और नहीं छिपा सकता। वह समझाने ही वाला था कि पॉली ने नैट का हाथ खींच लिया और कहा, यहां से जल्दी चलो। उसे डर था कि पुलिस उसके पिता को गिरफ्तार कर लेगी। वह अपने पिता को खोना नहीं चाहती थी। जैसे ही वे अपना सामान उठाकर भागने में कामयाब हुए, पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच चुकी थी। वे जल्दी से पास के एक पार्किंग में छिप गए। नैट ने अपनी बेटी से माफी मांगी। मुझे तुमसे यह बात नहीं छिपानी चाहिए थी, उसने आगे कहा। क्या तुम्हें ब्लू टैटू वाले लोग याद हैं? उन्हीं लोगों ने बदले की राह में तुम्हारी मां को मार डाला। अब वे तुम्हें भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। नैट ने पॉली को खुद तय करने दिया कि वह पुलिस के साथ जाएगी या उसके साथ रहना चाहेगी। नैट ने उसके फैसले पर हस्तक्षेप न करने का वादा किया और कसम खाई कि वह पोली से फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा। आखिरकार पोली ने भी अपने पिता के साथ रहने का फैसला किया। नैट ने अपनी बेटी से कहा, अगर लोग मजबूत बनना चाहते हैं तो उन्हें पहले कमजोर होना सीखना होगा। जैसे भले ही इससे दर्द हो, लेकिन देर सवेर वे मजबूत हो ही जाएंगे। पोली अब आधिकारिक तौर पर अपने पिता की कार चोरी में साथी बन गई। उसके बाद नैट पोली को अपनी पुरानी प्रेमिका शार्लोट से मिलवाने ले गया, लेकिन यह साफ था कि शार्लोट इसमें शामिल नहीं होना चाहती थी। उसने नैट को देखते ही दरवाजा जोर से बंद कर दिया, लेकिन मासूम सी छोटी पोली को अपने बगल में खड़ा देखकर उसका दिल पिघल गया और उसने उन्हें अंदर आने दिया। पोली एक तरफ नम्रता से खड़ी रही। उसे केवल रसोई से बहस की आवाजें सुनाई दे रही थीं। पोली ने स्पष्ट रूप से सुना कि शार्लोट नैट की प्रेमिका हुआ करती थी, लेकिन फिर नैट ने उसके साथ रिश्ता तोड़ लिया था। आखिरकार नैट के अनुरोध करने पर शार्लोट उन्हें एक रात रुकने देने के लिए तैयार हो गई। इस बीच पुलिस अधिकारी जॉन बहुत गंभीर व्यक्ति था। पोली से बात करने के बाद से ही उसे लग रहा था कि यह मामला बिल्कुल भी आसान नहीं है। शायद यह मामला आर्यनियन गिरोह से जुड़ा हुआ है। अगर वह नैट को एक महत्वपूर्ण सुराग के रूप में पकड़ लेगा तो वह दक्षिण पश्चिम में सबसे बड़े तस्करी गिरोह को ध्वस्त करने में कामयाब हो सकता है। लेकिन उसके सहयोगी जिमी ने सिर हिला दिया। उनका काम सिर्फ नैट को पकड़ना है और अन्य मामलों में हस्तक्षेप ने करना ही बेहतर समझा, क्योंकि जिमी का एक परिवार था और वो अपने परिवार को किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। वह स्थानीय गुंडों के साथ उलझना नहीं चाहता था। अगले दिन पोली और चार्लोट आंगन में बारबेक्यू की तैयारी कर रहे थे। अचानक एक अजीब सी कार उनके पास आई। उसमें से एक बिखरी दाढ़ी वाला आदमी उतरा। उसने शार्लोट के साथ अच्छा व्यवहार किया, यहाँ तक कि आग जलाने में भी उसकी मदद की। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पोली तुरंत सावधान हो गई, क्योंकि उसने उसकी कलाई पर ब्लू रंग का टैटू देखा। डर के मारे पोली जल्दी से घर की तरफ भाग गई। उस आदमी को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ और उसने तुरंत उसका पीछा किया। पोली ने घबराकर दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन जब उसने देखा कि विरोधी उस दरवाजे को तोड़ने ही वाला है तो उसने बाथरूम का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगी कि ब्लू रंग का टैटू वाला आदमी यहाँ आ चुका है। यह सुनकर नैट तुरंत दाढ़ी वाले आदमी से लड़ाई करने के लिए बाहर भागा। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। वे दोनों निर्दयी हत्यारे थे, बिना किसी दया के एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। दूसरे आदमी ने नैट को जमीन पर पटक दिया। खंजर उसके सीने के बहुत करीब आ गया था, लेकिन नैट ने अचानक अपनी कलाई घुमाई और ब्लेड को अपने दुश्मन की जांघ में घुसा दिया और उस पर फिर से काबू पा लिया था। नैट ने गुस्से में शार्लोट से सवाल किया कि इसको यहाँ का पता किसने बताया। शार्लोट ने चिल्लाकर कहा कि वो तो बस यहाँ पैसे लेने आया था। बेशक नैट को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। अगर वह सिर्फ पैसे लेने आया था तो उसने मेरी बेटी का पीछा क्यों किया? उसके बाद नैट ने अपनी बेटी को छिपने के लिए कहा और दाढ़ी वाले आदमी को घसीटकर बाहर आंगन में ले गया और उसे चेतावनी दी कि मेरे और आर्यन गिरोह के बीच का मामला यहीं खत्म होता है। दाढ़ी वाले आदमी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा,
इसका फैसला तुम नहीं कर सकते हो क्योंकि आर्यन गिरोह ने तुम दोनों को पहले ही मारने का आदेश जारी कर दिया है। ये सुनकर नेट गुस्से से भर गया। उस आदमी का सिर पकड़ा और उसे बारबेक्यू ग्रिल के गर्म अंगारों में धकेल दिया। तेज गर्मी के कारण उस आदमी का चेहरा बुरी तरह से जल गया। लेकिन ठीक उसी पल नेट ने ऊपर देखा तो अपनी बेटी को खिड़की के पास खड़ा पाया। वह नहीं चाहता था कि पोली उसका हिंसक रूप देखे, इसलिए उसने जल्दी से उसको समझाया कि इस तरह के इंसान से निपटने के लिए आपको उसे डराना होगा ताकि वह अच्छा व्यवहार करे। इसके तुरंत बाद पिता और बेटी ने अपनी यात्रा जारी रखी। अब पोली को अपने पिता से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। वह बस यह नहीं समझ पा रही थी कि शार्लोट उन्हें धोखा क्यों देगी। लेकिन नेट उस व्यक्ति के बारे में अब और बात नहीं करना चाहता था। सबसे जरूरी मुद्दा पैसे का था। नेट को गाड़ी में गैस डलवाने के लिए पैसे का हिसाब लगाना नहीं आता था, इसलिए पोली को एक नोटबुक निकालनी पड़ी और उसे पैसों का हिसाब किताब लगाना पड़ा। उसने देखा कि बाकी पैसे से केवल 750 मील के लिए ही काफी थे। उन्हें अभी खाना पीना और होटल का किराया भी देना था, इसलिए वह रकम काफी नहीं थी। इसलिए उन्हें अभी और पैसे कमाने पड़ेंगे। शाम को दोनों एक स्टोर पर गए। नेट ने पॉली को कार में ही रहने के लिए कहा और दरवाजे सावधानी पूर्वक बंद कर दिए। स्टोर में जाने से पहले उसने अपनी बेटी से पूछा कि वह क्या खाना चाहती है। पॉली ने फुसफुसाकर कहा कि उसे चॉकलेट चाहिए। जब स्टोर में कोई ग्राहक नहीं बचा तो नेट ने एक हुडी पहनी और अंदर घुसकर बंदूक का इस्तेमाल करके कर्मचारी को सारा नकद पैसा सौंपने के लिए मजबूर किया। पॉली कार में बैठी हुई थी और उसे बहुत पसीना आ रहा था। अचानक उसने पेट्रोल स्टेशन पर एक पिकअप ट्रक खड़ा देखा। काउबॉय हैट पहने एक आदमी बाहर निकला। उसने स्टोर के अंदर की स्थिति देखी और तुरंत अपने ट्रक में से बंदूक लेने वापस चला गया। पॉली घबरा गई। उसने तुरंत हॉर्न बजाया और उसे चेतावनी देने के लिए जोर से चिल्लाई। नेट समय रहते बच निकलने में कामयाब रहा। पोली दूर से देख रही थी कि कैसे दोनों आदमी बंदूकें लेकर एक दूसरे के आमने सामने हो गए थे। जैसे ही नेट भागने के लिए अराजकता का फायदा उठाने ही वाला था कि काउबॉय ने उसके पैर में गोली मार दी। नेट जल्दी से उठा लेकिन सीधे एक गुजरती हुई कार से टकरा गया। खुशकिस्मती से वह एक बैरियर के पीछे जाने में सफल रहा। नेट तुरंत भागकर कार में जा बैठा और गैस पेडल दबा दिया। आखिरकार वह काउबॉय से बच निकला। नेट ने हाँफते हुए अपनी बेटी को दिलासा दिया और चॉकलेट बाहर निकाली। लेकिन थोड़ी देर बाद पुलिस सायरन की आवाज गूंजने लगी। नेट ने पोली को सीट बेल्ट बांधने के लिए कहा। फिर वह तेजी से भाग निकला। पुलिस की गाड़ी भी उसका पीछा कर रही थी। अचानक दोनों कारों में एक जोरदार टक्कर हुई। नेट ने पुलिस कार की ओर देखा और जैसे ही वह राहत की सांस लेने वाला था, पुलिस गाड़ी की लाइटें फिर से चमक उठीं। नेट गालियां देता रहा और गाड़ी को चलाता रहा। जब वे पूरी तरह से पुलिस कार से बच निकले तो दोनों के चेहरे पर खुशी झलक उठी। लेकिन जैसे ही एड्रेनालाइन कम हुआ, गोली का घाव तेज दर्द करने लग गया था। वे एक वीरान चर्च में छिप गए। नेट ने पोली को किसी दवाखाने में जाकर पट्टियां और हाइड्रोजन पेरोक्साइड खरीदने को कहा। रास्ते में पोली ने साफ कपड़े खरीदे और फिर अपने पिता की देखभाल के लिए चर्च लौट आई। जब उसने घाव पर पट्टी बांधने के लिए उसकी पैंट का कवर काटा तो पोली उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे लगातार स्कूल की मजेदार कहानियां सुनाती रही। घाव की देखभाल करने के बाद वह कचरे का थैला बाहर फेंकने के लिए ले गई। जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो एक भ्रष्ट पुलिस वाला उस पर बंदूक ताना हुआ था। उस आदमी की आंखें झिझक रही थीं। वह साफ तौर पर किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसने अपने मास्टरमाइंड के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। खुशकिस्मती से जैसे ही उसने गोली चलाई, पोली कूड़ेदान के पीछे छिप गई। जब अधिकारी जांच करने आया तो उसने अपनी सांसें रोक ली थीं। जैसे ही पोली पकड़ी जाने वाली थी, नेट समय रहते बाहर आ गया। पोली ने मौके का फायदा उठाकर कूड़ेदान का ढक्कन बंद कर दिया और अधिकारी की उंगलियां दबा दीं। नेट ने पुलिस वाले को पकड़ लिया और उसे धातु की प्लेट पर पटक दिया, लेकिन उसकी जांघ में लगे घाव के कारण वो अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर सका। बड़ी मुश्किल से वह उस आदमी को लोहे के दरवाजे के पीछे धकेल पाया। 1 सेकंड बाद नेट के पीछे से गोली चलने की आवाज आई। पता चला कि पोली ने नेट की मदद करने के लिए पिस्तौल उठा ली थी। नेट ने घबराहट में उससे कहा कि वे उसे बंदूक दे दें। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी खून से लथपथ हो जाए। नेट ने बंदूक ले ली और अपनी बेटी को दिलासा दिया कि वह उस पुलिस वाले से बात करेगा और फिर यहाँ कुछ नहीं होगा। पोली ने उसकी बात मान ली और अंदर चली गई। बहुत जल्द नेट का काम पूरा हो गया। उसने अपनी बेटी से झूठ बोला कि अधिकारी को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वह डर के मारे यहाँ से भाग गया है। नेट पोली को कहता है कि मैं तुम्हें फिर कभी ट्रिगर दबाते हुए नहीं देखना चाहता। समझ रही हो, अगर बात सचमुच ऐसा करना पड़े तो मुझे करने दो, ठीक है? मैं ऐसा करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। पोली ने भावुक होकर सिर हिलाया। उसके बाद दोनों ज्यादा देर तक रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और उसी रात चर्च से चले गए। अगली सुबह जॉन ने पड़ोसी काउंटी में गोलीबारी की खबर सुनी और तुरंत वहां पहुंच गया।
उसे कूड़ेदान में भ्रष्ट पुलिस वाले की लाश मिली। स्थानीय पुलिस प्रमुख स्थिति स्पष्ट करने से इनकार करते हुए हकलाने लगा। जॉन को तुरंत एहसास हुआ कि मामला कुछ और ही है। उस आदमी की कलाई पर ब्लू रंग का टैटू बना हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन गिरोह के गुर्गे हर जगह होंगे। जॉन ने तुरंत डिस्पैच से भ्रष्ट पुलिस वाले की कार का पता लगाने का अनुरोध किया। फिर वे इस घटना की जानकारी का पता करने के लिए कार लेकर वहां से निकल गया। जैसे ही वह कार से बाहर निकला, उसने दूरी पर दो आकृतियां देखीं, एक बड़ी और एक छोटी। ऐसा लग रहा था कि नेट सीमा पार करके भागना चाहता है। जॉन गाड़ी चलाकर उनके पास पहुंच गया। नेट ने अपनी बंदूक उठाई और गोली चलाने के लिए तैयार हो गया। जॉन ने कहा, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ, शायद तुम्हारे बारे में सही सच्चाई जान सकूं। यह सुनकर नेट ने आखिरकार अपनी बंदूक नीचे कर दी। जॉन ने नेट की फाइल की समीक्षा की। हालांकि उसका डकैती, तस्करी और मारपीट जैसा इतिहास रहा था, लेकिन नेट का घरेलू हिंसा का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसमें पॉली की गवाही भी शामिल थी जब उसने पहले पुलिस को फोन किया था। जॉन ने अंदाजा लगाया कि नेट वह व्यक्ति नहीं था जिसने उसकी पत्नी की हत्या की थी। पता चला कि बचने के लिए नेट आर्यन गिरोह में शामिल हो गया था। बाद में जब उसे एहसास हुआ कि संगठन बहुत खतरनाक है और वह इस गिरोह से बाहर निकलना चाहता था, तो नेट ने गलती से उस गिरोह के एक सदस्य की हत्या कर दी, जिसके कारण नेट को मारने का आदेश जारी कर दिया गया। आर्यन गिरोह पिता और बेटी को कभी नहीं जाने देगा। इस समय जॉन ने भी खुलकर बात की। आर्यन गिरोह के गढ़ मशरूम की तरह उभर रहे थे। जॉन ने एक प्रस्ताव रखा। स्लैब शहर में एक तस्करी उत्पादन का अड्डा है। इसका प्रमुख नेता पुलिस हाउजर था, जिसे इस शहर का राजा कहा जाता है। वर्तमान में वहां की पुलिस भ्रष्ट है, जो वर्चस्ववादी गुंडों को संरक्षण देने में माहिर है। अब अगर नेट इस कैंसर को जड़ से खत्म कर सकता है, तो वह हत्या के आदेश से बच सकता है। बदले में जॉन पूरे गिरोह को पकड़ लेगा और पुलिस विभाग में वापस आकर वह पिता और बेटी को आजाद कर देगा। हालांकि अगर नेट बस भागना चाहता है, तो जॉन उसे कभी नहीं रोकेगा। इस बीच पुलिस प्रमुख हाउजर अपने गुप्त अड्डे पर उग्र था। उसने एक मैक्सिकन तस्कर को पकड़ रखा था और बिना एक शब्द भी कहे कसाई का एप्रन पहन लिया था और सामान वापस पाने की चाहत में उस विरोधी का पेट चीर दिया था। वह खूनी दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पोली ने बाथरूम में गंदे खून के धब्बे देखे थे और वे जानती थीं कि उसके पिता के पैर का घाव अभी भी दर्द कर रहा है। इसलिए पोली ने उन्हें सलाह दी कि वह जोखिम न उठाए। सच तो ये था कि नेट भी हिचकिचा रहा था, लेकिन भले ही उसे जॉन की बातों पर पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन कम से कम उसे विश्वास था कि यह आदमी उसकी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए नेट एक दांव खेलना चाहता था, वरना उसे और उसकी बेटी को हमेशा भागते भागते जिंदगी जीनी पड़ेगी। जाने से पहले पिता और बेटी ने काफी देर तक बातें की। नेट को यकीन नहीं था कि वह जिंदा वापस लौट पाएगा, जिससे उसने इस आखिरी पल को और भी ज्यादा संजो लिया। इसके तुरंत बाद जॉन एक कार, हथियार, नकली दस्तावेज और नकदी लेकर आया। जॉन ने वादा किया कि नेट अपना काम पूरा करने के बाद वह एक नई पहचान के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकता है और चाहे कुछ भी हो जाए, जॉन पोली की रक्षा करेगा। नेट ने अपनी बेटी को गले लगाया, फिर बिना पीछे देखे वहां से चला गया। पोली बहुत क्रोधित थी, क्योंकि वह 10 साल की थी और इतनी समझदार थी कि वे समझ सकती थी कि जॉन उसके पिता का इस्तेमाल कर रहा था। इसलिए उसने पुलिस अधिकारी को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। जॉन ने उसे हंसाने का प्रयास किया, लेकिन पोली को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह गुस्से में अपना सिर घुमाकर बाथरूम में चली गई। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। जॉन ने बाथरूम में एक कागज का टुकड़ा डाल दिया, जिस पर उसने लिखा कि आवाज मत करना। फिर उसने अपनी पिस्तौल ली और धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन जो आदमी आया वह जिमी था, जॉन का साथी। उसने बिस्तर पर बच्चे का सूटकेस देखा और पूछा कि जॉन कौन सा खेल खेल रहा है। जॉन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस जिमी को गौर से देखता रहा, क्योंकि उसने जिमी को कभी नहीं बताया था कि वह यहाँ पर है। तो जिमी ने उसे इतनी सटीकता से उसे कैसे ढूंढ लिया? यह साफ था कि यह व्यक्ति या तो गिरोह का जासूस था या उनसे पैसे लेकर उनके लिए गंदे काम कर रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम उन मूर्खों में से एक हो, जिमी। 1 सेकंड बाद जिमी ने अचानक अपनी बंदूक निकाली और जॉन पर तान दी। जॉन ने पलटवार करने का मौका तलाशते हुए थोड़ी देर रुकने की कोशिश की। पोली डरी हुई कांप रही थी। उसने चुपचाप बाथरूम की खिड़की खोली और भागने का इरादा किया, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वे नीचे गिर गई। जिमी के ध्यान भटकने के मौके का फायदा उठाते हुए जॉन बंदूक छीनने के लिए आगे बढ़ा। पोली अपनी सांस रोककर बाथटब में छिप गई। थोड़ी देर बाद गोलीबारी पूरी तरह से बंद हो गई। पोली बाथरूम के दरवाजे को घूरती रही, लेकिन हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। जब जॉन ने दरवाजा खोला, तब उसने राहत की सांस ली। उसी समय नेट सुनसान कैंपग्राउंड में घुस गया। जैसे ही उसने अपना चेहरा दिखाया, उसे पहचान लिया गया। गुंडों का एक समूह नेट के पीछे पड़ गया। नेट अपना पैर घसीटता हुआ एक बस होम में जाकर छिप गया। नेट आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बाहर से उसके विरोधियों की चीखें आ रही थीं।
नेट, विरोध करने की सोचना भी मत। तुमने यहाँ आने की हिम्मत की है तो इसलिए तुम अब मरने के लिए तैयार रहो। लेकिन जैसे ही बाहर हलचल हुई, नेट ने अपनी बंदूक उठाई और दुश्मन को गोली मार दी। बाकी निर्दय लोगों को बिल्कुल परवाह नहीं थी, इसीलिए उन्होंने गोलियों की बौछार कर दी। बहुत जल्दी उसे हाउजर के गुर्गों ने बाहर घसीटा और उसे बुरी तरह पीटा। जब नेट जागा तो एक कक्ष में लटका हुआ था। हाउजर ने उसे धमकी दी, उसे वह सब बताने के लिए मजबूर किया जो जॉन जानता था। अगर तुम नहीं बताओगे तो अगली बार यहाँ लटकने वाली तुम्हारी बेटी होगी। नेट ने दांत पीसते हुए दोहराया। पोली यहाँ से बहुत दूर चली गई है। यह अस्पष्ट था कि वह यह बात अपने दुश्मनों को सुनाने के लिए कह रहा था या खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। हाउजर ने यह सुना और पागलों की तरह हंसने लगा और मजाक उड़ाते हुए कहा कि नेट और उसकी बेटी उसकी नजर में कुत्तों के अलावा कुछ नहीं है। जब मैं खुश होता हूँ, वफादार कुत्ते अपनी पूंछ हिलाते हैं और मैं उन्हें थोड़ा खाना देता हूँ, लेकिन नेट जैसे गद्दार कुत्तों की खाल खींचकर उन्हें आग में जलाकर राख कर दिया जाएगा। इस समय नेट अपने मुंह से एक ही शब्द बोला, मैं आज तुम्हें मारने के लिए यहाँ आया हूँ। इस शब्द से हाउजर को बहुत हंसी आई। फिर उसने कहा, तुम भगवान को नहीं मार सकते हो नेट। लेकिन ठीक उसी समय पुलिस के सायरन गूंज उठे। जॉन ने एक स्वाट टीम का नेतृत्व करते हुए कैंप ग्राउंड को घेर लिया। वह हाउजर को अपहरण के आरोप में गिरफ्तार करना चाहता था, लेकिन उसके जैसा क्रूर पुलिस प्रमुख तुरंत कैसे आत्मसमर्पण कर सकता था। दोनों पक्षों के बीच तुरंत एक भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। इधर पोली भी जॉन के साथ थी, लेकिन वह शांत नहीं बैठ सकती थी। जब कोई नहीं देख रहा था तो वह चुपके से कार से बाहर निकल गई। इस समय कैंप ग्राउंड में चारों तरफ गोलियां चल रही थीं, लेकिन अपने छोटे कद का फायदा उठाते हुए वह पहाड़ी की ओर दौड़ी। जब वह कैंप ग्राउंड के पास पहुंची, पोली ने देखा कि न केवल एक कांटेदार तार की बाड़ ने उसका रास्ता रोक रखा है, बल्कि एक कुत्ता भी जोर जोर से भौंक रहा था। लेकिन अपने पिता को बचाने के लिए उसने हिम्मत जुटाई और बाड़ पर चढ़ गई और कुत्ते का ध्यान भटकाने के लिए अपना प्यारा टेडी बियर खिलौना उसकी तरफ फेंक दिया। फिर वह जल्दी से कैंप ग्राउंड में चली गई। जब तक कुत्ता उसकी तरफ वापस आया, उसे पहले उसने गेट को बंद कर दिया और तेजी से अंदर चली गई। घर के अंदर घना अंधेरा था, वह कुछ भी स्पष्ट नहीं देख पा रही थी। पोली ने अंदर आते ही अपने पिता का नाम पुकारा। उसने नेट को लटके हुए पाया। पोली ने जल्दी से रस्सी को काट दिया, लेकिन तब तक नेट का बहुत ज्यादा खून बह चुका था और वह बेहोश होने लगा था। पोली बेचैनी से चिल्लाई और नेट को उठने के लिए कहा। उसी समय हाउजर अंदर घुस आया। उसने दरवाजे के पैनल का इस्तेमाल करके पोली को पीछे धकेल दिया। फिर हाउजर ने नेट पर एक गोली चला दी। पोली ने एक लोहे का हुक पकड़ा और हाउजर पर वार कर दिया, लेकिन हाउजर बहुत ताकतवर था। उसने पोली को धक्का देकर दूर फेंक दिया। फिर वो नेट की तरफ आगे बढ़ गया और उसे जोर से मुक्का मारा। तभी बाहर खड़ी पुलिस ने मेगाफोन से उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। हाउजर ने पोली को मानव ढाल की तरह पकड़कर दरवाजे से बाहर धकेल दिया ताकि पुलिस का सामना किया जा सके और उनसे तुरंत अपने हथियार नीचे रखने के लिए कहता है। जॉन के पसीने छूट गए। उसे समझ नहीं आया कि पोली उसके हाथों में से कब अंदर चली गई। उसे अपने अधीनस्थों को अपनी बंदूकें नीचे करने का इशारा करना पड़ा। किसने सोचा होगा कि हाउजर भागने की बजाय अचानक एक कविता सुनाना शुरू कर देगा, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं सबका भगवान हूँ। जैसे ही वह खुशी से झूम रहा था, पीछे से नेट ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। उसने अपनी बेटी से कहा कि वह पीछे न देखे और अपनी आंखें बंद कर ले। उसके बाद पोली ने सिर्फ गोलियों की आवाज सुनी। जब धुआं खत्म हुआ तो नेट और हाउजर दोनों खून से लथपथ पड़े थे। पोली बेकाबू होकर रोने लगी। पुलिस उस बच्ची को ले गई जिसने अभी अभी अपने पिता को खो दिया था। कुछ समय बाद जॉन ने पोली को एक नया दत्तक परिवार ढूंढने में मदद की। वहां उसके जैसे कई बच्चे थे। बच्चों ने भी धीरे धीरे अपने दर्द पर काबू पा लिया था और छोटी पोली भी शायद समय के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। उसके पिता ने उसे जो लचीलापन और प्यार सिखाया था वह हमेशा उसके दिल में रहेगा। इसी सीन के साथ मूवी समाप्त होती है।